हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी इनकम अलग होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। और वही टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास में फंड्स। ठीक सर। फंड्स हमारे पास में दो तरीके के, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास में कैपिटलाइज नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। जैसे कि आपके पास में होता है सर बिल्डिंग फंड। आपने एक फंड बना लिया जिसको कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा गया कि बिल्डिंग फंड आपके पास में है। बिल्डिंग बनाने के लिए आपने कोई फंड बनाया है, तो दैट इज नोन एज बिल्डिंग फंड। तो ये हमारे पास में कैपिटलाइज नेचर का है। अगर मान लो हम कहते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल मतलब कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास में कुछ किसी तरीके के कोई फेस्टिवल्स होते हैं, उनको एंजॉय करने के लिए उसके लिए हम फंड्स कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके के फंड्स भी बनाए जा सकते हैं फॉर फेस्टिवल्स। ठीक। तो जो फंड होता है कैपिटलाइज नेचर का होता है, और कैपिटलाइज नेचर के होने की वजह से सर ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आता है। ठीक है जी। तो ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक। इसके अलावा हमारे पास में एक होता है सर लाइफ मेंबरशिप फी। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको वंस इन अ लाइफ आपको एक मेंबरशिप फी पे करनी पड़ती है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी, यानी कि इसके बाद में आपको क्या होगा, नॉर्मली अपनी जनरल सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी। ये वंस इन अ लाइफ है। तो ऐसी चीज आपको नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि सर किस नेचर की है, सर कैपिटल नेचर की है। कैपिटल नेचर की है तो कहां आ जाएगी, लाइबिलिटी साइड आ जाएगी इन बैलेंस शीट। इसको आप लोग रिकॉर्ड करते रहिए अपनी कॉपी में। ठीक है जी। सेंड्री रिसिप्ट्स, छोटी मोटी कुछ भी रिसिप्ट्स हमारे पास में आती रहती हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, उनको हम सेंड्री रिसीट्स कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो पहले मैं बात करूंगा सैंड्री रिसीट्स की। सैंड्री रिसीट्स हमारी रेवेन्यू नेचर की होती है, और रेवेन्यू नेचर का होने की वजह से ये कहां पे आ जाती हैं, ये आ जाती हैं सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी साइड पे सर, इनकम साइड पे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर की बात करूंगा मैं। पुराने न्यूज़पेपर को आपने बेच दिया। पुराने न्यूज़पेपर की वैल्यू कितनी थी सर, ओल्ड न्यूज़पेपर की वैल्यू थी निल, जीरो वैल्यू थी, और हमने इसको बेच दिया। कितने में बेच दिया, मान लीजिए 200 रुपए में बेच दिया। तो निल वैल्यू से अगर 1 रुपया भी फालतू मिल जाए तो वो क्या हो जाता है सर, हमारा प्रॉफिट्स हो जाते हैं या फिर गेन्स हो जाते हैं। और गेन कहां पे आते हैं सर, ये आ जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड को। ठीक है जी। ओके। इसकी वैल्यू हमेशा निल आती है क्योंकि हम इसका पूरा यूटिलाइजेशन कर चुके होते हैं, पूरा यूटिलाइजेशन हम कर चुके होते हैं इस वजह से। ठीक है बच्चों। अच्छा,
अब मैं आप लोगों को कुछ चीजों का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को कुछ चीजों का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? बताइएगा, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो ध्यान से। मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन बताऊं उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। तो सर, हमारे पास में जो इनकम होती है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम कसम खाते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कौन सी इनकम लिखेंगे, वो इनकम लिखेंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड होगी। ऐसा हमने कसम खा ली। ठीक है सर, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यू बेसिस पे बनता है। तो इनकम हमारे पास दो तरीके की होती है, एक तो होती है एक्रूड और दूसरी होती है रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। यानी कि आप इसको एसेट भी मान सकते हैं, एक तरीके का आप इसको एक तरीके का एसेट भी मान सकते हैं कि फ्यूचर में मिलेगी हमारे को। और रिसीव्ड इन एडवांस, अगर मैंने आज कोई सैलरी रिसीव कर ली है एडवांस में और फ्यूचर में उसको मैं सर्विसेज उसके लिए दूंगा, तो सर इसको कहते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। यानी कि रिसीव तो कर लिया लेकिन अभी तक अर्न नहीं किया है, क्योंकि जब तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करूंगा तब तक ये इनकम अर्न नहीं मानी जाएगी। इनकम अर्न कब मानी जाती है? जब मैं उसके लिए काम करता हूं और वो ड्यू हो जाती है। ठीक है जी। अब एक्रूड इनकम दो तरीके की है फर्दर, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग की एक्रूड इनकम यानी कि ऐसी इनकम जो कि अर्न तो कर ली थी लेकिन रिसीव नहीं की थी। ओपनिंग की है तो इसका मतलब लास्ट ईयर से रिलेशन रखती है। लास्ट ईयर की क्लोजिंग ही इस साल की ओपनिंग बनी है, क्योंकि अभी तक तो हमारा काम धाम शुरू ही नहीं हुआ। और 1 अप्रैल को अगर हमारे पास में ओपनिंग अक्रूड है, दैट मींस इसकी सर्विसेज हमने कब दे दी थी? लास्ट ईयर ही दे दी थी। तो सर्विसेज लास्ट ईयर देने की वजह से ये मेरी इनकम लास्ट ईयर अर्न हो गई थी। तो ये लास्ट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दी गई होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो हमने ऐसी ही कसम खाई हुई थी कि करंट ईयर की इनकम ही आएंगी। तो जो ओपनिंग अक्रूड है वो पिछले साल से रिलेशन रखती है और वो पिछले साल के अकाउंट्स में आ चुकी है। तो हमें इसको इस ईयर के अकाउंट्स में नहीं लिखना। कैश बुक के अंदर तो लिखी ही हुई होगी, तो हमें नहीं लिखना। तो वहां पे नीचे क्या लिखा हुआ है? तो अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसको हटा दो, डिडक्ट कर दो, भगा दो इसको। ठीक है सर। अगर हमारी क्लोजिंग अक्रूड है, क्लोजिंग इनकम है जो कि अक्रूड है और क्लोजिंग में है वो, तो सर ये वाली इनकम कौन सी होगी? जो लास्ट में भी अभी बैलेंस बनी हुई है, ये वो वाली इनकम होगी जिसके लिए हमने इस साल सर्विसेज दे दी है लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है। सर्विसेज दे दी है, सर्विसेज दे दी है, इसका मतलब ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो ये करंट ईयर की इनकम है। हाँ सर, ये करंट ईयर की इनकम है। तो अगर ये ऐड ना हो करंट ईयर की इनकम्स में तो इसे ऐड कर देना चाहिए, ये लिखा हुआ। अच्छा सर, इसका मतलब ओपनिंग एक्रूड क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, और क्लोजिंग एक्रूड क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। ओपनिंग एक्रूड क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा, और क्लोजिंग एक्रूड क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा करंट ईयर्स की इनकम्स में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिसीव्ड इन एडवांस के भी फर्दर दो रूप है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग एडवांस क्या होता है? सर साल के शुरू में मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को सैलरी दे दी, मेरी इनकम आ गई, क्या मैंने इसके लिए अभी तक काम किया है? नहीं सर, लेकिन पूरा साल है काम करने के लिए। पूरे साल मैंने इस एडवांस के लिए सर्विसेज तो दे दी होंगी ना, जो ओपनिंग में मेरे को दिया गया था। हाँ सर, बिल्कुल दे दी होंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये करंट ईयर की इनकम है?
हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि आपने सर्विसेज इस साल प्रोवाइड की है ओपनिंग एडवांस के लिए, तो इसको करंट ईयर की इनकम्स के साथ में इंक्लूड कर देना चाहिए अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड ना हो तो। अच्छा सर, क्लोजिंग में एडवांस ले लिया, इनकम एडवांस ले ली क्लोजिंग में, कैसे? 31 मार्च था, मैं अपने एम्प्लॉयर के पास में गया, मैंने कहा 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दो। कब? 31 मार्च को। क्या 31 मार्च को मैंने सैलरी ले ली? हाँ सर ले ली, उन्होंने दे दी मुझे। क्या इसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर दी मैंने? नहीं सर, अभी सर्विसेज प्रोवाइड कहाँ करी? सर्विसेज तो प्रोवाइड करूंगा अगले साल में, अप्रैल और मई के महीने में, तब तक अगला साल आ जाए। तो सर क्या ये करंट ईयर की इनकम है? नहीं सर, ये करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस को हमें क्या कर देना चाहिए? निकाल देना चाहिए अपनी इनकम की लिस्ट में, अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो तो। चलो अब इस चीज को चार्ट फॉर्म में हमने लिख लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं सर स्टेटमेंट फॉर्म में। इनकम गिवन इन कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों कह रहा हूं सर? असल में उसका नाम क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो ये गिवन होंगी ना, इसके अंदर मैं ऐड क्या कर दूंगा? इसके अंदर मैं ऐड क्या कर दूंगा? बोलो बच्चों, क्या ऐड कर दूं? बोलो। तो इसको स्टेटमेंट वाइज हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इनकम गिवन इन कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके अंदर से हम लेस क्या कर देंगे? अगर ये इन चार एडजस्टमेंट से ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती। ये आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हैं, 4 एडजस्टमेंट से ऊपर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हो सकती। तो हम क्या कहते हैं सर? अगर ओपनिंग एक्रूड इसके अंदर इंक्लूडेड है तो उसको माइनस कर दो, अगर क्लोजिंग एक्रूड इनकम इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो उसको ऐड कर दो। मतलब वहां लिखा होगा एडजस्टमेंट में कि ऐसा करना हम भूल गए या ऐसा हमने कर दिया। इसी तरीके से ओपनिंग एडवांस को हम ऐड कर देते हैं क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड होती हैं, और क्लोजिंग एडवांस इनकम को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में जाकर के ड्यू होती है। तो जो भी अमाउंट ऐड लेस करने के बाद में आ जाएगा वो कहां पे आ जाएगा सर? वो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे। ठीक है जी, ओके, ये लिखा हुआ था। अच्छा जी, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया बच्चों? हाँ सर। बोलो बच्चों, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो, हम ना एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सीखोगे, बिल्कुल बिल्कुल प्यार प्यार से। सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन क्या होती है सर? हमारी इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? हमारी इनकम होती है, यानी कि सर वो ऊपर वाले रूल लग जाएंगे सारे के सारे इसके ऊपर। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ होगा? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा इस तरीके से, इस तरीके से दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा सर? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। मान लो मैं कह देता हूं कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया सर? 1 लाख रुपया रिसीव किया। ठीक है सर। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ऑफ द ईयर, और दूसरा एंड एट द एंड ऑफ ईयर। मान लो यहां पे दिया हुआ था 10,000 और यहां दिया हुआ था 5,000। ठीक है सर। फिर हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस,
रिसीव्ड इन एडवांस। कौन सा वाला एडवांस सर? ओपनिंग ऑफ द ईयर। कितना सर? 7,000 और एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है जी, वो क्या है हमारे पास में, मान लो 6,000, 6,000। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और हमारे को बोला क्या गया है कि मेंटेन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है सर, कहा है तो कर देंगे, क्या दिक्कत, इसमें कौन सी बड़ी बात। देखो जी, ध्यान से समझना इस चीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का पहले मतलब समझ लो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब है अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्ड जो होता है ना, जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चंस के अंदर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया होता है, तो मैंने भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ही लिख दिया। अरे सर, तो फिर आपको इसको लिखना चाहिए सब्सक्रिप्शन एक्रूड। हाँ सर, बिल्कुल यही लिखना चाहिए था, लेकिन बुक्स में जैसी लैंग्वेज यूज की जाती है, मैंने सोचा मैं भी वैसी ही लैंग्वेज यूज कर लूं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का पहला मतलब क्या है जी? सब्सक्रिप्शन एक्रूड, जो कि अर्न तो है लेकिन रिसीव नहीं की गई। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज होती है जो अर्न तो की जाती है लेकिन रिसीव नहीं की जाती, तो वो क्या होता है? हमारा एसेट होता है सर। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अगर कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन हो जो एडवांस में रिसीव कर ली हो लेकिन उसके लिए अभी तक सर्विसेज ना दी गई हो, सोच करके देखो, तुम्हारी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन क्या करती है, तुमसे 5 साल की सब्सक्रिप्शन अभी ले लेती है, तो रिमेनिंग 4 साल, इस साल की सर्विसेज तो वो इस साल दे देगी, लेकिन रिमेनिंग 4 साल के लिए वो क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। ये एडवांस उनके सिर्फ एक लाइबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन होती है ना? हाँ सर, बिल्कुल। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। हाँ सर, ये बात तो हमें पहले से मालूम थी, इसमें नया क्या है? तो बस बन गया फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये रहा हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एक बात बताना, अगर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या मैं समझाऊंगा? अरे सर, ये तो हमें आती है, ये एंट्री तो हमें आती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई होगी तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो एंट्री क्या बनी होगी सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना? हाँ सर, ये तो बहुत आसान है, हमें तो पहले से मालूम था। बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं क्या कर दूं? कैश अकाउंट को डेबिट कर देता हूं और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं। ये देखो, ये रही मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस। ठीक है ना जी? एक क्रेडिट एक डेबिट। तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या लिख देता हूं? मैं इधर क्रेडिट साइड पे लिख देता हूं क्या? बाय कैश अकाउंट। चाहे आप इसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कह लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में तो मैंने बता ही दिया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट, एक भी चीज अलग नहीं होती उसमें। तो सर, हमने यहाँ पे कितने की एंट्री कर दी? 1 लाख रुपए की एंट्री हमने कर दी। डन सर, डन। अब देखो, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है जरा बताना। सर, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी का सर क्रेडिट बैलेंस होता है। ये तो हमें क्लास 11th में ही पता लग गया था। तो ओपनिंग एसेट कहां आने चाहिए सर? डेबिट साइड पे आने चाहिए। और मैंने बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है सर? एसेट है। तो मैं क्या यहां पे ये लिख सकता हूं? टू बैलेंस बीडी। हाँ सर, लिख सकते हो।
10,000 रुपए। और फिर क्या क्रेडिट साइड पे लिख सकता हूं, बाय बैलेंस CD 5,000 रुपए। हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट ये रहा, तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, बाय बैलेंस BD 7,000, और यहां पे लिख सकता हूं टू बैलेंस CD, लायबिलिटी अकाउंट बन गया ना अभी, 6,000। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। सर एक बात नहीं देखी हमने इस क्लास में कि आज तक हमने कोई ऐसा अकाउंट नहीं देखा था जिसके बैलेंस BD डेबिट में भी आते हो और क्रेडिट में भी आते हो, और बैलेंस CD डेबिट में भी आते हो और क्रेडिट में भी आते हो। क्यों, इसमें क्या बात है? ये कौन सा वाला बैलेंस BD है? आओ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये कौन सा वाला बैलेंस BD है? ये कौन सा वाला बैलेंस BD है, बताओ जी। सर ये तो बैलेंस BD जो है ये है हमारा ओपनिंग एक्रूड, ओपनिंग एक्रूड। और ये कौन सा वाला है? सर ये क्लोजिंग एक्रूड। ये क्या है? सर ये ओपनिंग एडवांस। और ये क्या है? ये है सर क्लोजिंग एडवांस। तो भाई हमारे पास दो चीजें हैं, दो नेचर में है हमारे पास में, ये चीजें दो नेचर में चीजें हैं, एक तो एक्रूड फॉर्म में और एक एडवांस फॉर्म में, दो फॉर्म में है और दोनों ही अलग अलग हैं एक दूसरे के, एक एसेट है एक लायबिलिटी है। तो ये मत सोचना कभी भी कि बैलेंस BD यहां डेबिट में लिखा है तो बैलेंस CD क्रेडिट में और डेबिट में लिखा है तो ये इसका वाला नहीं है। ये जो डेबिट साइड पे बैलेंस BD और बैलेंस CD लिखे हैं इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस बैलेंस BD का रिलेशनशिप किसके साथ में है बच्चों? सर इसका तो इसके साथ में है और इसका सर इसके साथ में है, तो दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अच्छा सर अब हम क्या कर देते हैं, अब हम कर देते हैं सर बैलेंसिंग, अकाउंट को करते हैं क्लोज। ठीक है, कितना आ गया? 1,12,000। अब जाहिर सी बात है इधर भी 1,12,000 ही आना चाहिए। 1,12,000 में से 16,000 माइनस करके बताओ। सर 12 को तो एज इट इज माइनस कर दिया, 1 लाख हो गया, और फिर 4,000 और माइनस कर देंगे तो 96,000 आ जाएगा। अच्छा सर 96,000 कहां जाए? सर 96,000 जाए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर यहां जाए सर। अब देखो इसको भी दिखा देता हूं। जब हमारा कैश अकाउंट बनता है यानी कि हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है, आती है, तो कहां लिख देता हूं? डेबिट पे लिख देता हूं, क्या? टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिख देता हूं ना। तो इसके डेबिट में, इसके डेबिट में, तो इसका मतलब इसके क्रेडिट में, ये रहा, है ना जी। अच्छा जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं, जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं तो क्रेडिट साइड पे इनकम्स लिखता हूं और डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर्स लिखता हूं। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, लास्ट क्लास में सिखाया था आपने। तो फिर इनकम कहां आनी चाहिए? इधर आनी चाहिए ना। ये क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है एक तरीके से, तो ये क्या है हमारे पास में? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 96 लिखा है ना, तो यहां पे क्या लिख दूंगा?
बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है जी, कितनी 96,000 और ऊपर कितनी थी 1 लाख। इनका मतलब पता क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास में, एक सेकेंड, हमारे पास में ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 1 लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर ये सब्सक्रिप्शन रिसीव की गई थी, जबकि ये सब्सक्रिप्शन एक्चुअली ड्यू हुई है। यानी कि इतनी मिलनी चाहिए थी और इतनी मिली है, 1 लाख मिली है ना। ये करेंगे सर हम, इस तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम बनाते हैं और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। नोट कर लो। हाँ जी सर, तो एक्सपेंडिचर की कहानी भी देख लेते हैं। इनकम्स के बारे में तो हमने सीख लिया, एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी सीख लेते हैं कि हमारे पास कितने तरीके की एडजस्टमेंट्स आती है। तो हमें एक्सपेंडिचर दिए होंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। सबसे पहले कहां दिए हुए होंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे दिए होंगे, यानी कि क्रेडिट साइड पे दिए होंगे। ठीक है जी, और हमें उससे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर आने चाहिए वो निकालने हैं हमारे को। तो वो कैसे निकालते हैं, आओ जी देख लेते हैं। अब सर हमने जैसे इनकम के लिए कसम खाई थी ना, ऐसे ही हम एक्सपेंडिचर्स के लिए भी कसम खाते हैं कि सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स ही अपीयर होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस चीज को लिख लो, ओनली करंट ईयर एक्सपेंडिचर will appear in income and expenditure account। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब सोच करके देखो इन चारों के बारे में, एडजस्टमेंट्स के बारे में जो भी लिखा हुआ है ना, पहले सोचेंगे फिर करेंगे। इस रेड पेन से लिखी हुई स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो सर इस साल हमें पे तो करना चाहिए था लेकिन हमने पे किया नहीं, बैलेंस बच गया, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के वे में। तो हम क्या कहते हैं, हमने कुछ एक्सपेंडिचर इस साल हमने पे करने चाहिए थे लेकिन हमने उनको पे नहीं किया। हमें पे करने चाहिए थे लेकिन हमने पे नहीं किया, और ऐसे एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ ईयर पड़े हुए हैं हमारे पास। तो सर सोच करके देखो, ऐसे एक्सपेंडिचर करंट ईयर से रिलेटेड हैं या नहीं है, जो क्लोजिंग में बैलेंस में बचा हुआ। हाँ सर बिल्कुल, वो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर थे, अभी तक पे नहीं किए, इसीलिए तो वो हमारे को दिखाई दे रहे हैं क्लोजिंग में बचे हुए हैं। तो दिस इज द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर, देयरफॉर इट शुड बी एडेड। मैं यहां क्या लिख देता हूं सर, इसको ऐड कर दो। ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अभी अभी हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन किए, अभी तक कोई काम नहीं किया हमने, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग लिखे हुए हैं, दैट मीन्स ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग रहे होंगे। लास्ट ईयर के क्लोजिंग कौन से अकाउंट के अंदर आ गए होंगे, सर लास्ट ईयर के एक्सपेंस में आ गए होंगे। लास्ट ईयर भी तो हमने सेम ही कसम खा रखी थी, तो लास्ट ईयर के अंदर आ गए होंगे। तो इस साल आने चाहिए क्या, नहीं आने चाहिए सर, और अगर इंक्लूडेड हैं तो उसको क्या कर दो सर, माइनस कर दो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। ठीक सर। अब एक और कैटेगरी होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, अभी हमें सर्विसेज मिली नहीं है, हमने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए। प्रीपेड का ये मतलब हो, पे पहले कर दिया हम, जैसे आपके मोबाइल रिचार्ज वगैरह होते हैं, टाटा स्काई का नेटवर्क जो आपके घर पे लगा हुआ होता है या फिर ब्रॉडबैंड कुछ भी होता है, उसके आप प्रीपेड पेमेंट्स कर रहे हो। ठीक सर। तो सर अगर हमने प्रीपे कर दिया हो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ओपनिंग में जाकर के हमने प्रीपे कर दिया था, पहले से ही पे कर दिया था, तो अब पूरा साल हमारे पास में था, पूरे साल के अंदर इसकी सर्विसेज
हमें मिल गई होंगी, यानी कि ये एक्सपेंडिचर ड्यू हो गया होगा ड्यूरिंग द ईयर, ये एक्सपेंडिचर ड्यू हो गया होगा ड्यूरिंग द ईयर। सर्विसेज मुझे मिल गई, एक्सपेंडिचर ड्यू हो गया, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर। तो मैं इसको क्या कर देता हूं सर, ऐड कर देता हूं। वहीं अगर क्लोजिंग में जाकर के प्रीपे कर दूं, प्रीपेड कर दिया मैंने क्लोजिंग में, 31 मार्च है आज जाकर के अपना रेंट पे कराया, ठीक है सर। अब रेंट ड्यू कब होगा, लास्ट में दिया है, अब तो अगले साल से ही ड्यू होगा ना, मतलब अब उसका बेनिफिट मुझे कब से मिलेगा, नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सो ऑन। तो क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर था, नहीं सर, वो तो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया है। तो सर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर लिखना चाहिए था सिर्फ, इसका मतलब यहाँ पे इसको हम भगा देंगे, अगर इंक्लूडेड है तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक सर। इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये माइनस वाली आइटम, प्लस वाली आइटम मैंने ग्रीन पेन से लिखी है। और फिर लास्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, सर लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपेंडिचर ड्यू ड्यूरिंग द ईयर टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो अमाउंट आ जाए, ठीक है जी, स्टेटमेंट फॉर्म में हमने ऐसे लिखा। आओ सर जरा देख लें एक बारी, इनके कुछ अमाउंट्स ले लेते हैं। मान लो ये अमाउंट था हमारे पास में, फिर इसको सॉल्व भी कर लेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना के देख लेंगे। ये अमाउंट था मान लो 1 लाख, ये था सर 2000, ये था सर 1000, ये था सर हमारे पास में 500 और ये था सर 1000। 1000 ने इसको कुछ और कर देता हूं, 3000 कर। अब एक बात सोच करके बताना मेरे को, पहले इसका नेचर देख ले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, आउटस्टैंडिंग यानी कि येट टू पे, है ना, तो वो क्या होते हैं सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी सर लाइबिलिटी होते हैं, और लाइबिलिटी का सर क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस होता है। सर प्रीपेड क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ना सर, वो हमारे एसेट होते हैं, और एसेट का सर डेबिट बैलेंस होता है। हाँ सर, ये तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ही सीख लिया था, नया क्या है, मैंने कब कहा कुछ नया है, लेकिन साथ लेकर के चलना है तो पुराने के ऊपर से धूल तो हटानी पड़ेगी, ठीक है सर। चलो अब इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में तो बना लिया, अगर आपको अकाउंट फॉर्म में बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये क्या है, एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज के बाद ये मत सोचना कि एक्सपेंडिचर को हम एक नेगेटिव वे में ही लेते थे, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। अरे नहीं यार, खर्चा थोड़ी होता है, खर्चा थोड़ी होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब तो सर नेचर के ऊपर जाने से पता लगता है, यानी कि कल को कोई हमें बोले ना कि एक्सपेंडिचर, तो हम उससे दो चीजें पूछेंगे, आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, ये पूछेंगे हम दुखी नहीं हो जाएंगे एक्सपेंडिचर के नाम से कि ये तो गया। वो तो तब दुखी होते हैं जब हम कैश बेसिस अकाउंटिंग बना रहे हो, कैश बेसिस थोड़ी ना बना रहे हैं सर, हम तो अक्रूवल बेसिस बना रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। तो अब देखो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। हाँ जी बच्चों, तो देखो आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। तो मैं क्या लिख सकता हूं,
बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। सिंपल। ठीक है सर, तो अमाउंट लिख दें अब इसके। लिख दो सर, ये 2000 और ये 1000। ठीक है जी। प्रीपेड क्या होते हैं सर? एसेट होते हैं। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो क्या लिख दूं मैं यहां पे? टू बैलेंस बीडी। हाँ सर बिल्कुल लिख दो 500 और बाय बैलेंस सीडी कितना सर? 3000। ठीक है सर। अच्छा, ऊपर इसकी एक एंट्री होनी चाहिए एक्सपेंस की, एक्सपेंडिचर इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि हमने कुछ एक्सपेंस किए तो अब हमारा कैश कम हुआ होगा, तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी? हमने नाम से बोला होगा एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। यानी कि हमने क्या बोला होगा? हमने बोला होगा सर रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। अब वहां पे नाम तो नहीं है ना, तो मैंने एक्सपेंस ही लिख दिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कम हो गया होगा, वो कितने से सर? 1 लाख रुपए से। तो क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, 1 लाख रुपया। ठीक है जी। अब बैलेंसिंग कर दो पकड़ के। देखो यहां पे डेबिट साइड पे कितना है? 1,11,500। नहीं 11 नहीं, 1,01,500 जी। ठीक है। और क्रेडिट साइड पे भी यही आ जाएगा 1,01,500। उसमें से 3,000 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा सर? 98,500। तो ये कहां आ जाएगा सर? ये आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सी साइड पे सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे ही तो सारे के सारे एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये जो एक्सपेंसेस थे ये थे पेड और ये हैं ड्यू, और हमें ड्यू बेसिस पे ही लिखने होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है। ठीक सर, बैलेंसिंग फिगर थी। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे क्या? एक्सपेंडिचर का। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा होगा? रिपेयर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बाय वट एवर नेम कॉल्ड। तो हम उसको डेबिट साइड पे पोस्ट कर देंगे इस वाले अमाउंट। ठीक है बच्चों, इसको पूरे एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।